जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे साइलॉगिज्म का सेकंड पार्ट। ठीक, हमने कल पढ़ा था अप्रत्यक्ष निष्कर्ष के बारे में, थोड़ी जानकारी ली थी। हमने बताया था उसमें कम से कम 2 कथन होने चाहिए और उसमें एक ना एक कॉमन टर्म्स होना चाहिए। ठीक है, और जो कॉमन शब्द हैं उनमें किसी न किसी एक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 जरूर होनी चाहिए। फिर उसके आगे हमने बताया था कि जो स्टेटमेंट हमारे जब 2 होंगे तो उसमें से अगर एक पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, या फिर दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों निगेटिव हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए। तो जो हमारा निष्कर्ष आएगा वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमने बताया था कि अगर स्टेटमेंट हमारा पहला जो है पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो हमारा जो निष्कर्ष होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, फिर आगे हमने बताया कि अगर हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट निगेटिव है, तो जो हमारा कंक्लूजन आएगा यानी जो हमारा निष्कर्ष आएगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। फिर हमने थोड़ा सा बताया था कि अगर पहला निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो जो हमारा निष्कर्ष आएगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। फिर हमने बताया था आगे कि अगर दोनों सेंटेंस जो हमारे निगेटिव हैं तो उनका कोई स्टेटमेंट ही नहीं बनेगा, मतलब दोनों के दोनों विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे। और उसके पहले हमने थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करते हैं। हमने पहले बताया था कि वैल्यू पुट करना, हम वैल्यू कैसे पुट करते हैं। हमने दो चीजें बताई थी, क्या 100 और 50। 100 और 50 की वैल्यू कैसे पुट करते हैं ये हमने बताया था। हमने कहा था कि जब सभी शब्द आए तो उसमें हमको वैल्यू क्या पुट करनी है, 100 और 50। अगर हम कुछ शब्द लिखा हुआ मिल जाए तो 50-50 वैल्यू पुट करनी है। अगर कोई शब्द मिल जाए तो 100-100 वैल्यू पुट करनी है। और सॉरी, कोई नहीं शब्द मिलता है तब कोई नहीं शब्द मिलता है तब 100 और कुछ नहीं शब्द मिलता है तो क्या वैल्यू पुट की जाएगी, कुछ नहीं शब्द मिलता है तो हमको 50 और 100 वैल्यू पुट करनी। इतना बताया था। और कैसे पुट करना है ये भी हमने बताया था। ठीक, अब आगे हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे वैल्यू पुट करना। और बताए थे कि जो 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, स्टेटमेंट हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। हमने बताया था प्रत्यक्ष में केवल एक स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है, जबकि जो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होते हैं उनमें एक से अधिक सेंटेंस की आवश्यकता स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है। तो हमने बताया था जो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा इसके एग्जाम्पल आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सभी पेन, फिर ले लें सभी ए बी हैं। ठीक, आगे कोई ए बी नहीं है, कोई बी सी नहीं। ऐसे सेंटेंस हमको लिखते हुए मिलेंगे जो कि कथन होंगे, कि हमारे क्या है, कथन। अब जो निष्कर्ष में वैल्यू दी होगी इनकी क्या दी होगी समझते हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। ठीक, पहला विकल्प है कुछ ए सी हैं। नंबर 2 सभी ए सी हैं। नंबर 3 कोई ए सी नहीं है। नंबर 4 कुछ ए सी नहीं है। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सभी ए बी हैं, तो यानी सभी की वैल्यू क्या होगी, 100 और 50। तो यहाँ पे 100 और 50 पुट करेंगे। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है जो हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कोई नहीं की वैल्यू क्या होती है, 100 और 100 होती है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, 100 और 100।
तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होता है उसमें से एक ना एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू कॉमन दिख रही कि नहीं दिख रही? बी देखो कॉमन दिख रही। और दूसरी शर्त क्या होती है, जो कॉमन टर्म्स होना चाहिए उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसमें से किसी न किसी एक की वैल्यू 100 अवश्य होनी चाहिए। तो देखो बी कॉमन यहाँ पर है, बी कॉमन यहाँ पर भी है। यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 50 है। और यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 100 है। यानी कि सेंटेंस पूरी तरीके से परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमने क्या बताया था, जो हमारा अब हमको चेक करना है जो हमारा निष्कर्ष होगा वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। उसके लिए हमें क्या देखना होता है कि जो हमारे सेंटेंस हैं वो कैसे हैं, सॉरी स्टेटमेंट हैं वो कैसे हैं। जो हमारा पहला स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव है। और दूसरा स्टेटमेंट कैसा है? निगेटिव है। अगर जो पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट निगेटिव है तो जो उसका रिजल्ट आएगा यानी जो निष्कर्ष आएंगे वो सदैव कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे, यानी कि निगेटिव होंगे। तो अब हम सबसे पहले इसमें जितने भी पॉजिटिव हो उनको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक, यानी जो निगेटिव है यानी ये दोनों में से सही है, ये दोनों अभी सही है सिर्फ पहले रूल के अकॉर्डिंग। मतलब कि जो हम साइंस देखेंगे कि कैसा स्टेटमेंट हमारा जो निष्कर्ष का होगा वो कैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग अभी ये दोनों विकल्प सही हैं। अब हमें क्या करना है? इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है। अगर कोई शब्द मिलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोई नहीं की वैल्यू क्या होती है? 100 होती है। 100। फिर आगे है कुछ नहीं की वैल्यू क्या होती है? 50 100। ठीक, अब हमें यहाँ पे देखना है कि ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 100 है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका कभी भी जो स्टेटमेंट हमारा होगा उसमें जिसकी वैल्यू 100 होगी उसको हमें निष्कर्ष में कभी चेक ही नहीं करना है, क्योंकि हमको पता है कि जो मैक्सिमम हमारी इनकम होगी वो कितनी होगी? 100 होगी। और जो हमारा खर्च होगा मैक्सिमम वो भी कितना होगा? 100 होगा। यानी कि 100 रुपए इनकम करना है तो 100 रुपए हम आसानी से खर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा? हमें सिर्फ दूसरा जिसकी वैल्यू कम है यानी कि 100 से कम है उसकी वैल्यू चेक करनी है। तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे सी की वैल्यू यानी हमको चेक करनी है। सी की वैल्यू भी कितनी है? 100 है। तो यानी कि यहाँ से हमको पता चल गया कि ये दोनों के दोनों सेंटेंस क्या है? सही है। दोनों विकल्प पूरी तरीके से सही हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे सी की वैल्यू 100 है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 50 है, यहाँ सी की वैल्यू क्या है? 100। यानी कि 100 रुपए कमा के हम 50 रुपए आसानी से खर्च कर सकते हैं। 100 रुपए कमा के हम 100 रुपए आसानी से खर्च कर सकते हैं। हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। समझ में आई पूरी बात? फिर आगे एक और सेंटेंस लेते हैं, कुछ और। ठीक, समझते हैं थोड़ा सा एक दूसरा स्टेटमेंट लेके। लेते हैं कुछ ए बी हैं, सभी ए बी हैं। और जो हमारे हैं स्टेटमेंट यही हो, निष्कर्ष जो हमारे हैं कंक्लूजन यही है, सेम यही, कोई चेंजेस इनमें नहीं। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा स्टेटमेंट है वो कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ ए बी है, यानी कि यहां से क्या पता चला कि जो हमारा सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। अगला है सभी ए बी है, तो ये भी हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है। तो यानी कि जब हमारा स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो भी क्या होगा? सदैव पॉजिटिव होगा, यानी निगेटिव उसका आंसर हो ही नहीं सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा? इसमें जो भी निगेटिव वैल्यू है उनको हम पहले कट कर देंगे। यानी निष्कर्ष में जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ हो यानी कि निगेटिव स्टेटमेंट दिया हो वो पहली बात तो सही हो ही नहीं सकता, यानी कि ये इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। अब हमें सिर्फ चेक करना है इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों में चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? वैल्यू पुट करनी होगी। सभी बी ए, ठीक, थोड़ा सा करेक्शन है, सभी बी ए है यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, समझते हैं। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50-50 हो जाएगी। फिर अगर बात करें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 और 50 हो जाएगी। ठीक, सभी की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू लिखे हो। ठीक, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो
सबसे पहले हमारा वर्क क्या है कि हम वैल्यू लर्न करें। अगर हमें वैल्यू लर्न नहीं होंगी तो हम ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं, और सिर्फ हमें ये 4 फार्मूले याद करने हैं, इसी पे पूरा जो हमारा साइलॉगिज्म है वो पूरा फिनिश हो जाएगा बस, और हमें कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है, अब हम समझते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इनकी कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो कुछ है, कुछ की वैल्यू क्या होती है 50-50 होती है, और इसमें क्या देखना, पहला काम क्या है कि दोनों में एक कॉमन टर्म्स होना चाहिए। तो कॉमन टर्म्स दिख रहा है बी, और उसमें से क्या होना है, जो समान टर्म्स होंगे उसमें से एक ना एक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमको 100 दिख रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो आगे हम देखते हैं, फिर इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं 100 और 50। ठीक, 100 और 50 समझ में आया, कोई दिक्कत? यहां पे सी होगा, एक ही जगह पे सी रखेंगे। ठीक, आगे समझते हैं। अब हम क्या करें, अब हम यहां पे चेक करें तो ये बी से बी हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो हमें ए और सी में रिलेशन निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू यहां पे कितनी है 50 है, और यहां पे कितनी है, सी की वैल्यू 50 है। यहां पे ए की वैल्यू क्या है 50 है, सी की वैल्यू कितनी है 50 है, यानी ये हमारा कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हमारी ए की वैल्यू यहां पे कितनी है 50 है, यहां पे ए की वैल्यू कितनी है 100 है। तो यानी कि कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर हम 50 रुपए कमाएं तो हम 100 रुपए खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और ये दोनों तो निगेटिव है, ये दोनों तो सही हो ही नहीं सकते। समझ में आई बात? अब थोड़ा सा और एक क्वेश्चन और देखते हैं। कुछ पेन मार्कर हैं, दूसरा कुछ मार्कर पेंसिल। तो हमारे दो कथन दिए हुए हैं, पहला कथन है कुछ पेन मार्कर हैं, और दूसरा कथन क्या है, कुछ मार्कर पेंसिल हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं इनके निष्कर्ष। नंबर 1, सभी पेन पेंसिल हैं। नंबर 2, कोई पेन पेंसिल नहीं है। नंबर 3, कुछ पेन पेंसिल हैं। नंबर 7, कुछ पेन पेंसिल नहीं। ठीक, अब बताओ कि ये हमारे कथन हैं, दो कथन दिए हुए हैं और इनके निष्कर्ष दिए हुए हैं। ठीक, अब बता सकते हो कि इसमें से कौन सा सही है? समझते हैं थोड़ा सा। पहले हमें क्या देखना है कि दोनों में कोई टर्म्स कॉमन होना चाहिए, तो दोनों में मार्कर और मार्कर कॉमन दिख रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्या है, समान टर्म्स पर वैल्यू 100 होनी चाहिए। अभी हम वैल्यू पहले पुट करें, कुछ की वैल्यू क्या होती है 50-50, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 50-50 हो जाएगी। तो हमें तो यहाँ पे कोई 100 वैल्यू दिख ही नहीं रही है, तो यानी दिख नहीं रही है, तो यानी कि हमारे कोई भी ऑप्शन बनेंगे ही नहीं। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? ठीक, अब समझते हैं, इसमें से थोड़ा सा हम संशोधन करते हैं। सभी मार्कर पेंसिल हैं। अब बताओ इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 100। अब हमको क्या मिला, एक में 100 मिल गया, जो कॉमन टर्म्स है उसमें से एक की वैल्यू 100 हो गई।
तो अब हमें सबसे पहले क्या देखना है कि सबसे पहले ये देखना है कि सेंटेंस जो हमारे जो कथन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, पहला हमारा क्या है, पॉजिटिव है, दूसरा भी हमारा स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। तो अब हमें क्या देखना है, जो हमारे निष्कर्ष है यानी कंक्लूजन है, उनमें भी जितने भी पॉजिटिव होंगे केवल वही आंसर हो सकते हैं, निगेटिव आंसर नहीं हो सकता। तो यानी कि जो ये निगेटिव दिया हुआ है ये भी नहीं होगा, ये जो निगेटिव दिया हुआ है ये भी नहीं होगा। ठीक, अब इन दोनों में कोई एक सही होगा। ठीक, अब इनमें हमें वैल्यू पुट करनी है, इसकी 100 पुट करनी है और इसकी कितनी पुट करनी है, 50, क्योंकि सभी की वैल्यू क्या होती है, 100 50। अगला है कुछ की वैल्यू क्या होती है, 50 50। तो हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, जब भी कभी कुछ शब्द आता है तो हमें उसकी वैल्यू चेक नहीं करनी होती है, सिर्फ ये देखना होता है कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो हमें उसकी वैल्यू चेक नहीं करनी है, कब, जब हमारा जो स्टेटमेंट है वो भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होगा तब। तो यानी ये तो 100% सही है, इसको चेक करने की वैल्यू कोई जरूरत नहीं है। अब चेक किसकी वैल्यू करनी है, इसकी वैल्यू चेक करनी है। तो यहाँ पे पेन की वैल्यू कितनी है, 100 है, यहाँ पे पेन की वैल्यू कितनी है, 50 है। तो यानी कि जब कभी भी हमारी इनकम 50 रुपए हो तो हम खर्च 100 रुपए कर ही नहीं सकते हैं किसी भी हालत। तो यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और सेंटेंस लेते हैं। कोई मार्कर पेन नहीं है। अब बताओ इसमें कौन सा सेंटेंस सही होगा। पहला है कुछ पेन मार्कर हैं, दूसरा कथन लिखा हुआ है कोई मार्कर पेंसिल नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, कॉमन टर्म दिख रहा है मार्कर और मार्कर, और इनके वैल्यू पुट करेंगे। पहले की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50, दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50, क्योंकि कुछ की वैल्यू क्या होती है, 50 50। आगे लिखा हुआ कोई नहीं की वैल्यू क्या होती है, 100। अब हमें चेक करना है कि दूसरा वर्क हमारा क्या है, कि हमें ये चेक करना है कि जो वैल्यू होनी चाहिए, जो हमारा निष्कर्ष आएगा वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। अगर हमारे दोनों स्टेटमेंट यानी कथन जो है पॉजिटिव हैं, तो जो हमारा निष्कर्ष होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कोई भी एक कथन क्या होगा, निगेटिव होगा, तो हमारे जो निष्कर्ष होंगे वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो यानी यहाँ पे पहला तो पॉजिटिव है और दूसरा कैसा है, निगेटिव। यानी जितने भी निष्कर्ष आएंगे वो हमारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो यानी जो पॉजिटिव है वो सही हो ही नहीं सकते, उनको हमें चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं। अब हम देखते हैं जो कि निगेटिव है उनकी वैल्यू हम पुट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो कोई नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 100 और 100। इसकी वैल्यू क्या होगी, 100 और 100। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कुछ पेन पेंसिल नहीं है, तो कुछ की वैल्यू क्या होती है, कुछ नहीं की वैल्यू क्या होती है, 50 और 100 होती है। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे पेन की वैल्यू क्या है, 50 है, और यहाँ पे यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50, यानी 50 रुपए कमा के हम कभी 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते। यानी ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं इसकी वैल्यू, इसमें क्या लिखा हुआ, कुछ पेन पेंसिल नहीं है, तो पेन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 50 है, और यहाँ पर कितनी है, 50 है। पेंसिल की वैल्यू यहाँ पे 100 है और यहाँ पे कितनी 100 है, यानी कि ये कथन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं 3 स्टेटमेंट यानी 3 कथन हैं, तो उनके निष्कर्ष कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 3 कथन कैसे लिखे हुए होंगे। जैसे यहाँ पे आप लिए लिखे हुए हैं 3 कथन, सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं और सभी सी डी हैं। और इसमें होना क्या चाहिए, सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए, पहले दूसरे में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए और दूसरे और तीसरे में कुछ ना कुछ कॉमन होनी चाहिए। यानी एक श्रृंखला बननी चाहिए, एक चेन बननी चाहिए।
ठीक है। तो इसीलिए जब स्टेटमेंट दिए हों तो इसके लिए एक चेन रूल ही होता है, ठीक। तो चेन रूल का फॉलो करने के बाद ही हम क्या करते हैं, इन सभी का सोल्यूशन करेंगे। आपका कथन ये लिखा हुआ, निष्कर्ष आपके ये टोटल 14 लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको इसी कथन के माध्यम से आपको ये 14 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसमें से कौन कौन सा सही है, कौन सा गलत है, हमको सबसे पहले ये जानना। इसके पहले हमें क्या जानना है कि हम थोड़ा सा चेन रूल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जाने, ठीक है। चेन रूल, ठीक। चेन रूल में क्या होता है, इसमें चेन रूल का पहला स्टेटमेंट क्या होता है, अगर पहले और दूसरे का, यानी कि पहले और दूसरे का फर्स्ट प्लस सेकेंड में इन दोनों का रिजल्ट बन रहा है, यानी पहले और दूसरे से कुछ भी रिजल्ट जो आ रहे हैं, बन रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब क्या होगा, पहले और तीसरे का भी बन जाएगा। क्या होगा, पहले और तीसरे का भी बनेगा, यानी कि इन दोनों का अगर चैन पूरी तरीके से मजबूत है तो ये चैन भी बन जाएगी इससे, ठीक। आगे हम क्या समझते हैं, दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट समझ में आया क्या, कि अगर पहले और दूसरे का क्या बनता है, चैन कंप्लीट हो रही है, यानी कि पहले में और दूसरे में कोई ना कोई एक वर्ड कॉमन है, एक ना एक जो है वर्ड जो है कॉमन है, तो क्या होगा, पहले और तीसरे का स्टेटमेंट यहाँ पे बन जाएगा, यानी कुछ ना कुछ सही मिलेगा, ठीक। फिर क्या देखना होगा, दूसरी चीज क्या देखनी होगी हमको, अगर हम पहले और दूसरे का सपोज नहीं बन रहा है, पहला और दूसरा नहीं बन रहा है, यानी नहीं बन रहा, पहला और दूसरा मैच ही नहीं हो रहा, पहला स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट में आपको कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा, फर्स्ट प्लस सेकंड में कुछ कॉमन ही नहीं है, ठीक। कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तब क्या होगा, तब पहले और तीसरे का कोई स्टेटमेंट नहीं बन सकता है, ठीक। तब पहले और तीसरे का भी कोई स्टेटमेंट यानी निष्कर्ष कुछ भी नहीं बनने वाला। फिर हम क्या देखते हैं, इसको हम एक टेबल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। चलिए हम टेबल बनाते हैं। ठीक, ये है एक चैन। चैन क्या है, इसमें क्या कह रहा है कि अगर जो पहले और दूसरे का बन रहा है, फिर दूसरे और तीसरे में कुछ ना कुछ कॉमन है, यानी चैन पूरी कंप्लीट हो रही है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, सभी ए बी हैं, बी यहाँ पर भी और बी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी और सी यहाँ पे, यानी कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आपको दिख रहा है। तो पहले और तीसरे, यानी कि इसका पहले से तीसरे का कुछ ना कुछ संबंध बनेगा, बिल्कुल सही बनेगा। फिर आगे क्या कहा गया कि पहले और दूसरे का अगर न बने और दूसरे और तीसरे का बने, तब क्या पहले और तीसरे का स्टेटमेंट बनेगा, यानी जो निष्कर्ष होगा वो बनेगा, इनमें दोनों में कुछ ना कुछ संबंध बनेगा, कभी नहीं बनेगा, जैसा हमने अभी बता ही दिया। फिर क्या हो कि पहले और दूसरे का बन जाए, सपोज क्या हो, पहले और दूसरे का बन जाए, सॉरी, और दूसरे और तीसरे का ना बने, क्या हो, दूसरे और तीसरे का ना बने, तो क्या पहले और तीसरे से कुछ संबंध हो सकता है? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब चैन टूट जाएगी, यानी कि यहां से हमको ये समझ में आया कि पूरी तरीके से एक ना एक वर्ड पहले से दूसरे में कॉमन होना चाहिए, फिर दूसरे से तीसरे में कॉमन होना चाहिए, यानी पूरी तरीके से चैन कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे एक साइकिल की चैन होती है, उसमें क्या होती है, सारी जो वो चैन होती है एक दूसरे से कनेक्ट होती है। अगर बीच में कहीं भी टूट जाएगी तो वो साइकिल आगे नहीं चलेगी। उसी तरीके से इसमें भी है, यानी अगर पहले दूसरे में, दूसरे तीसरे में अगर कहीं पर भी चैन टूट जाएगी तो आगे के कुछ ना कुछ होना ही नहीं है, पूरी तरीके से वहीं से सेंटेंस समाप्त हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं, अगर सपोज पहले और दूसरे का भी नहीं बन रहा है और दूसरे और तीसरे का भी नहीं बन रहा, मतलब कोई वर्ड कॉमन ही नहीं है, तब तो किसी भी हालत में पहले और तीसरे से कुछ संबंध हो ही नहीं सकता है। समझ में आई बात? और दूसरी चीज, और एक चीज समझते हैं। अब हम समझते हैं कि ये चीज कंफर्म हो गई, फिर से थोड़ा सा देखते हैं। हमने कहा कि अगर पहला सेंटेंस, पहला स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट में कुछ कॉमन है और दूसरे और तीसरे में भी कोई वर्ड कॉमन है, तो क्या होगा, जो पहले और तीसरे का संबंध बनेगा? जी हाँ, बिल्कुल बनेगा। फिर हमने आगे क्या कहा कि पहले और दूसरे का अगर जो स्टेटमेंट है उसमें कुछ ना कुछ कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं, और दूसरे और तीसरे में कॉमन है,
तब भी क्या होगा, पहले और तीसरे में कोई रिलेशन नहीं हो सकता है। फिर आगे हमने क्या बताया कि अगर पहले और दूसरे में कॉमन है, फिर क्या हो कि तीसरे में क्या हो, दूसरे और तीसरे में कुछ भी कॉमन ना हो, तब भी क्या होगा, पहले और तीसरे में कोई रिलेशन नहीं बन सकता है। फिर आगे हमने बताया कि पहले और दूसरे में भी कुछ कॉमन ना हो और दूसरे और तीसरे में भी कुछ कॉमन ना हो, तब क्या होगा, तब भी पहले और तीसरे में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। समझ में आई बात? ठीक है, कोई दिक्कत? आगे हम समझते हैं कि अगर जो स्टेटमेंट है, जैसे इसके पहले हमने बताया कि जब दो स्टेटमेंट होंगे तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो जो उसके निष्कर्ष होंगे वो सदैव निगेटिव होंगे, कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। तो वैसे ही इसमें भी होता है कि अगर जैसे पहला स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, तीसरा पॉजिटिव है, तो ऐसे ही होता है। तो जो हमारा निष्कर्ष होगा, वो कंक्लूजन होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो चलिए हम समझते हैं, उसको भी हम टेबल के माध्यम से समझते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं थोड़ा सा साइन के माध्यम से। अगर ये सीरीज में क्या हो, जो पहला सेंटेंस है, जो पहला स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव हो, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और तीसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव हो, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा यानी जो निष्कर्ष आएगा वो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। तो हम समझते हैं जब कभी भी तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगे तो उनका रिजल्ट कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता, यानी कि जो उनका निष्कर्ष आएगा वो क्या होगा, सदैव पॉजिटिव ही होगा। फिर आगे हम समझते हैं यानी पहले और तीसरे का पहले और तीसरे का, फिर ये जो यहाँ पे जो कंक्लूजन है फर्स्ट S1 और S3 का बताया जा रहा है कि यानी जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो यहाँ पे जो बन रहा है तो पहले और तीसरे से हम देखेंगे तो पहले और तीसरे का जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। तो समझते हैं, तो आगे हम देखते हैं जो कंक्लूजन होगा S1 यानी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 का जो कंक्लूजन होगा तो क्या होगा, सदैव पॉजिटिव होगा। फिर आगे क्या है, यानी जो पहला अगर जो क्या होगा निगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा, तीसरा भी पॉजिटिव होगा, तो पहले और तीसरे का जो हमारा कंक्लूजन आएगा यानी जो निष्कर्ष आएगा वो सदैव क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ में आई बात? फिर आगे हम क्या देखते हैं कि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव यानी पहला क्या है, पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, पहला पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, तीसरा पॉजिटिव है, तो हमारा जो निष्कर्ष होगा वो भी क्या होगा, सदैव निगेटिव होगा। फिर आगे क्या है, पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव और तीसरा निगेटिव है, तो जो हमारा निष्कर्ष होगा वो भी क्या होगा, सदैव निगेटिव होगा। अब आगे क्या है, पहला पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है और तीसरा निगेटिव है, तो हमने आपको बता रखा है अच्छे तरीके से, कभी भी दो निगेटिव स्टेटमेंट का कोई निष्कर्ष बन ही नहीं सकता। तो यानी जो इसका जो निष्कर्ष आएगा वो अभी नहीं बनेगा। तो समझ में ही पूरी तरीके से बात। हमने इसमें सबसे चयन रूल में सबसे पहले क्या बताया, अगर जो क्या है पहले और दूसरे का रिजल्ट बन रहा है तो पहले से तीसरे का अवश्य बनेगा। समझ में आई बात? इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यानी पहले और दूसरे का बन रहा है, अगर यहीं पर ही नहीं बन रहा है तो तीसरे से वो क्या रिलेशन बनाएगा। तो यानी पहले और दूसरे का अगर बन रहा है इस कंडीशन में तभी और पहले से तीसरे का संबंध होगा। अगर यहीं पर चैन टूट गई तो यानी आगे कंडीशन नहीं बनेगी। फिर आगे आपको थोड़ी सी समझ में यह होगा कि आपने कहा कि पहले दूसरे का बन रहा तो पहले से तीसरे का बनेगा, हो सकता है कि दूसरे और तीसरे से ना बने, हम ये अभी नहीं बता रहे। ये तो रूल आपको हमने चार्ट में बताया कि जब पहले दूसरे और तीसरे का बनता है तो तीसरे पहले से तीसरे का संबंध क्या होता है। लेकिन यहां से स्टार्टिंग ही जब हुई तो अगर स्टार्टिंग से हमने सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जो पहले से तीसरे का जो संबंध होगा किस प्रकार से बन सकता है, तो अगर पहले और दूसरे का बन रहा है
तभी पहले से तीसरे का बनेगा। तो यानी इसके लिए जरूरी है कि दूसरे और तीसरे का तो बनेगा ही बनेगा, तभी आगे पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो ये पूरा समझ में आ गया पूरी तरीके से। अब ये पूरी तरीके से ये हमारा चेन रूल हो गया। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारा स्टेटमेंट पहला पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तीसरा पॉजिटिव है, तो जो हमारे निष्कर्ष होंगे वो कैसे होंगे, निगेटिव है तो कैसे होंगे। और हमने बताया कि जो अगर स्टेटमेंट दो कभी भी आपको क्या मिल गए, निगेटिव मिल गए, तो उसका निष्कर्ष बन ही नहीं सकता, किसी भी हाल में उसका निष्कर्ष नहीं बनेगा। समझ में आई बात। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे स्टेटमेंट हैं वो कैसे हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि इनमें कॉमन क्या है। पहला और दूसरे में कॉमन क्या है, बी है, और दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या है, सी है। यानी कि ये चेन रूल पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। अब हमें क्या देखना है कि जो पहला स्टेटमेंट है वो कैसा है, यानी पहला भी पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव और तीसरा भी स्टेटमेंट हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। तो यानी कि अब हमारे जितने भी निष्कर्ष बनेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यानी कि कभी भी यहाँ पे इनमें से कोई भी निगेटिव तो हमने लिखा ही नहीं है, इसी वजह से नहीं लिखा है कि कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, तो यानी कि सारे के सारे इसमें से पॉजिटिव हैं। अब हमें ये ढूंढना है कि कौन कौन से सही हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें से कौन किससे संबंधित है। तो अगर बात की जाए कि ए और सी का संबंध किससे किससे देखने को मिलता है। देखो, ए का संबंध सी से यहां पर भी है और ए का संबंध सी से यहां पर भी है। क्यों यहां पर है, क्योंकि यहां पर जो है ए, यहां पे बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो यानी यहां पे है, यानी दो कॉमन टर्म्स हैं, तो पहले का संबंध तीसरे से भी हो सकता है। तो यानी जो ये पहला आपको दिख रहा है ए और सी का, तो ये पहला भी है और दूसरा भी है और तीसरा, यानी तीनों स्टेटमेंट से इनका सोल्यूशन होना है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत? आगे हम देखते हैं। फिर है बी और ए, बी का ए से संबंध, बी और ए का संबंध, यानी बी का ए से संबंध किसमें किसमें है, सिर्फ इसमें है और कहीं पे आपको दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर आप यहां पे आएंगे 1+2 करेंगे तो ए बी यहां पे है और बी यहां पर भी है, लेकिन इसके लिए दोनों कॉमन टर्म से भी ही तो है कि नहीं है पूरी तरीके से। तो यानी यहां पे जो बनेगा बी, हमारा बी और ए का संबंध किससे है, बी और ए का संबंध केवल स्टेटमेंट 1 से है, यानी स्टेटमेंट 1 से है। फिर आगे क्या है, ए और डी, ए और डी का संबंध किससे दर्शाया गया है, ए और डी का संबंध डायरेक्ट किससे है, पहले से है और तीसरे से है। ए और डी का संबंध किससे किससे है, पहले से है और तीसरे से है। ठीक, समझ में आएगा। फिर आगे क्या है, बी और सी, बी सी का संबंध देखो किससे, बी सी, यानी कि बी का और सी से संबंध किससे किससे है, इससे भी है और इससे भी है। तो बी से सी का संबंध किससे किससे, दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट से। तो इसी तरीके से बी ए का संबंध भी किससे होगा, बी ए का संबंध पहले और दूसरे का। ठीक, समझ में आएगा, पहले और दूसरे से होगा। फिर आगे देखते हैं सी और डी का संबंध, सी और डी का संबंध, सी और डी का संबंध किससे होगा, पूरी तरीके से सी डी का संबंध किससे होगा, केवल और केवल दूसरे और तीसरे से, दूसरे और तीसरे से। लेकिन हमें एक चीज यहां पे समझनी है, क्या समझनी है, जो ए बी का संबंध है, कहां गया ए बी का संबंध, ये इसका आपको आंसर आप इससे नहीं देख सकते। ये तो हमने बताया कि आपको ये सारे टर्म्स किसमें किसमें कॉमन है, किसमें किसमें से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन जो हम आंसर देंगे क्या कभी कॉमन का हम यूज करते हैं। जैसे ये है ए बी का है, तो ए का कभी सी बी से संबंध इसमें बताया गया, नहीं बताया गया, कभी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ए से बी का संबंध तो हम इसी से निकाल सकते हैं ना, तो हमें दूसरे की तो जरूरत है ही नहीं। तो यानी कि जो एक लाइन में आपको दिख रहे हैं, कभी भी उनको आपको किसी दूसरे से देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यानी इसका हम आंसर किससे दे सकते हैं, केवल और केवल 3 से भी दे सकते हैं।
और बी सी का संबंध है, यानी इसका संबंध हम केवल के और केवल 2 से भी दे सकते हैं और इसका संबंध हम केवल और केवल 1 से भी दे सकते हैं। समझ में आई बात। फिर अब हम समझते हैं आंसर कैसे होंगे। तो अब हमें क्या करना होगा, पहले इनकी वैल्यू पुट करनी होगी। सभी के लिए 150, सभी के लिए 150, सभी के लिए 150, तो यानी सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150 हो जाएगी। और दूसरी चीज क्या है, दूसरा रूल क्या है कि कॉमन टर्म्स में किसी ना किसी एक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो इसमें दिख रहा है ना कि 100 वैल्यू है, बी की यहाँ पे कितनी है 50, यहाँ पे कितनी 100 है, कोई दिक्कत नहीं। फिर सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 50 है, सी की वैल्यू यहाँ कितनी है 100 है, यानी यही तो कॉमन टर्म्स है, इसमें सी कॉमन है, इसमें बी कॉमन। अब हम चलते हैं किससे, सभी ए सी हैं, तो सभी के लिए ए क्या 100 है, सी कितना है 50 है। तो अब हम समझते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50 दी हुई है, यानी 100 रुपए कमा के 100 रुपए खर्च किए जा सकते हैं और 50 रुपए कमा के 50 रुपए भी खर्च किए जा सकते हैं। तो यानी ये विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आई बात। फिर आगे हम देखते हैं, अगला है सभी सी ए हैं, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 150 हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, 100 है, कहां पे सभी ए सी है, हाँ ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहां पे कितनी वैल्यू है इसकी, ए से सी का संबंध देखा जा रहा है, ए से सी का संबंध, हाँ ए से सी, ठीक। तो ए की वैल्यू यहां पे कितनी है, ए की वैल्यू यहां पे कितनी दिख रही है, 100 दिख रही है, ठीक। और यहां पे सी की वैल्यू कितनी दिख रही है, 50 दिख रही है, और यहां पे कितनी दिख रही है, 100 दिख रही है। समझ में आई बात, ठीक है। ए और सी में संबंध किसमें किसमें है, ए से इसका भी है, सी से संबंध, और सी इसमें भी है, यानी तीनों में है। लेकिन जो हमें आंसर देना है वो किसमें किसमें हम दे सकते हैं, दे सकते नहीं है, जो देंगे वो सिर्फ और सिर्फ पहले और दूसरे में ही देंगे, यानी तीसरे से संबंध नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहां सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि यहाँ पे कितना है, सी की वैल्यू कितनी है, 100 है, ए की वैल्यू कितनी 50 है। तो हमने कहा था कि अगर किसी की भी वैल्यू यानी कि इनकम 100 रुपए है तो हम उसके खर्च कभी भी चेक नहीं करेंगे। तो फिर हमें क्या होगा, यानी सी का चेक करना है। सी की यहाँ पे 50 है, यहाँ पे कितना है 100 है, यानी ये हो ही नहीं सकता है। फिर आगे क्या है, और हमने एक रूल और बताया था, अगर स्टेटमेंट निष्कर्ष में आपको कभी भी कुछ शब्द मिल जाए तब हमको उसके खर्च चेक करने ही नहीं है। तो यानी कि अगर कुछ मिल रहा है तो यानी कुछ बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे हम समझते हैं, फिर आगे क्या है, सभी बी ए हैं, यानी सभी बी ए हैं। तो जो ए और बी का रिलेशन सिर्फ किसमें है, देखो बी यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पे, यानी स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो दोनों स्टेटमेंट में है, यानी पहले में भी है और दूसरे में भी है। लेकिन जो हमें आंसर देना होता है तो वो सिर्फ ए और बी में हम संबंध कहां पे बता सकते हैं, यहीं पर। क्यों, क्योंकि अगर हम यहां से पहले से दूसरे में जाते हैं तो बी से बी ये कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो फिर हमें इसमें देना है तो सी और ए और सी का देना होगा। लेकिन हमें पूछ किसका किसका रहा है, ए और बी का, यानी बी और ए का पूछे या फिर ए और बी का पूछे तो आपस में ही देखना है, केवल इसी कथन में ही देखना है, यानी केवल एक स्टेटमेंट से ही इसका आंसर देना है। इसीलिए हमने लिख रखा है सामने 1+2, यानी 1 और 2 को मिला के इनके जवाब देंगे इतने के। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यानी कि सिर्फ पहले ही कथन से इनका आंसर देंगे यहां तक। फिर यहाँ पे लिखा 1+3, यानी पहले और तीसरे से इनका जवाब देंगे। फिर आगे लिखा हुआ 2, यानी कि केवल 2 से ही इनका जवाब देंगे। फिर आगे लिखा हुआ 3, यानी कि 3 से केवल 3 स्टेटमेंट जो है उसी से इनका जवाब दिया जाएगा। समझ में आई बात। तो चलो अब चलते हैं, यहाँ पे सभी की वैल्यू क्या होती है 150। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, हमने बताया ए हम पे 100 है तो उसके खर्च चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बी की वैल्यू कितनी है 50 है, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 100 है। तो यानी ये कथन सही हो ही नहीं, हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम कभी भी 50 रुपए कमा के 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं। आगे है कुछ बी ए है, क्या लिखा हुआ है, कुछ बी ए है। तो समझते हैं कुछ की वैल्यू क्या होती है 50 और 50 होती है। हमने बताया कि अगर
निष्कर्ष में आपको कुछ मिल जाता है तो हमें उसकी वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं होती है, वो सदैव क्या होगा, सही होगा। ठीक है, समझ में आई बात। आगे हम देखते हैं, आगे लिखा हुआ है कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, बी है, फिर यहां पर कुछ है तो यानी इसकी भी वैल्यू हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे हम चलते हैं, ए और डी का संबंध देखते हैं। ए और डी का संबंध कहां पे होगा, बी बी कैंसिल, सी सी कैंसिल, तो कौन बचेगा, डी, यानी कि पहले दूसरे और तीसरे से, यानी हमको आंसर यानी देखना है कहां पे, पहले और तीसरे से। हमने कहा था कि पहले और दूसरे का अगर चैन मिल रही, ए बी की मिल रही है, फिर क्या है, बी और सी की मिल रही, यानी कि सी सी यहां पे भी मिल रहा है, बी बी यहां पे मिल रहा है, यानी चैन पूरी तरीके से कंप्लीट हो रही है, तो पहले से तीसरे का संबंध बनेगा। तो यहां पर बनेगा तो यानी कुछ ए डी है, तो यानी कुछ है सेंटेंस में, तो उसकी आपको वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं है। पहला है सभी ए डी है, तो सभी में ए की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी, डी की वैल्यू 50 होगी। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, सभी में ए की वैल्यू कितनी है, 100 है, यहाँ पर भी 100 है, सही है। आगे डी की वैल्यू यहाँ 50 है, यहाँ पर भी 50 है, तो यानी ये भी कथन सही है। फिर आगे है कुछ डी ए है, तो कुछ अगर सेंटेंस में आ जाए तो हमको उसके खर्च चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यानी ये भी कथन हमारा पूरी तरीके से सही होगा। फिर आगे देखते हैं कुछ बी सी है, फिर अगला है कुछ बी सी है, यानी कुछ है तो हमें इसके चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो कुछ है तो यानी बिल्कुल सही होगा। फिर अगला पहला नंबर क्या है, यहाँ पे कुछ बी सी है, कुछ शब्द आ गया है, तो कुछ कभी भी सेंटेंस में आ जाए तो उसके हमें खर्चा चेक करने की जरूरत ही नहीं। वहां पर कुछ भी लिखा हो, वहां भी सेंटेंस कुछ से शुरू होगा तो उसकी वैल्यू 50-50 होगी, और यहाँ पर तो 50-50 है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अगला लिखा होगा कुछ सी डी है, तो कुछ फिर से सेंटेंस की स्टार्टिंग कुछ से, और यहां पर भी सेंटेंस की स्टार्टिंग कहां से है, कुछ से है। समझ में आई बात। ये इस तरीके से पूरे सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गया, यानी कि यहां तक हमारा पूरा 3 स्टेटमेंट पर आधारित क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हमने पहले क्या पढ़ा, एक जो स्टेटमेंट है उसके आंसर कैसे दिए जाएंगे, फिर 2 स्टेटमेंट है उनके आंसर कैसे दिए जाएंगे, फिर हमने लास्ट में सीखा 3 स्टेटमेंट है वो उनके आंसर कैसे दिए जाएंगे। अब उसमें एक विकल्प और भी रहता है, कौन सा, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है, यानी कि या तो करके आते हैं आंसर, यानी कि या आइदर फर्स्ट आइदर सेकेंड, मतलब या तो पहला विकल्प सही है या तो दूसरा विकल्प सही है, ऐसा भी हमें इस चैप्टर में देखने को मिलता है। तो हम लोग तब कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब यहाँ पे कौन सा सही हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं, उन जो सेंटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, यानी पूरक जोड़े। तो उसमें हम क्या देखते हैं, पूरक जोड़े देखते हैं। और ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे लिखा हुआ है कुछ ए बी है, फिर लिखा हुआ है कुछ बी सी है। इसमें क्या होता है कि इसमें ना तो इसमें कोई मतलब मैचिंग तो दोनों में होगी सर, मैचिंग तो है, बी यहां पर भी है और बी यहां पर भी है, लेकिन होता क्या है कि 50, 50, 150 वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 50-50 होगी, इसकी भी वैल्यू क्या होगी 50-50 होगी। अब हमने ये बताया था इसके पहले कि अगर 100 और 50 है तो यानी जो कॉमन है उसमें से क्या होना चाहिए, किसी ना किसी एक का 100 जरूर होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा है नहीं। तब क्या किया जाएगा, तब हम क्या करते हैं, पूरक जोड़े बनाते हैं। तब हमारा ये विकल्प आता है, आंसर आता है क्या, या तो एक सही है या तो फिर दूसरा सही है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम ये सीखते हैं। तो हम समझते हैं, अब समझ में आया कि जब आंसर कब हम पूरक जोड़े बनाएंगे, तो क्लियर हो गया कि यानी कि जब दोनों सेंटेंस पहला ही लिखा हुआ है कि पूरक जोड़े केवल निष्कर्षों में ही बनते हैं, मतलब इसमें हमको कथन की जरूरत ही नहीं होती। जब कथन क्या होता है, पूरी तरीके से गलत ही है, कथन क्या है, गलत ही है। मतलब यहाँ पे देखो कथन गलत है ना, एक प्रकार से जैसे हमने बताया था कि 50, 100 अगर नहीं है, एक में 100 नहीं है
तो वो सेंटेंस क्या स्टेटमेंट हम लोग गलत मान लेते हैं, तो यहाँ पे उस अकॉर्डिंग क्या है स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें क्या होता है हमको सिर्फ और सिर्फ जो हमारे निष्कर्ष होते हैं उन्हीं पर फोकस करना होता है, उन्हीं से आंसर मिल जाता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि यानी जो पूरक जोड़े होते हैं वो केवल निष्कर्षों में ही बनते हैं, यानी इसमें हमें कथन की जरूरत नहीं होती कि हमें 50 से चेक करना है, 100 से चेक करना है, क्योंकि कथन मेरे अकॉर्डिंग, मेरे कोडिंग के अकॉर्डिंग तो गलत हो चुका है पूरी तरीके से। तो अब हमें क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, निष्कर्ष ही देखना है। समझ में आई बात? आगे हम समझते हैं, जब कोई दो या दो से अधिक निष्कर्ष किसी भी नियम का पालन नहीं करते। ये देखो, ये किसी नियम का पालन कर रहा है? नहीं कर रहा। हमने 150 बताया तो 150 नियम का पालन नहीं कर रहा है, और दोनों क्या है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पूरक जोड़ों की जांच करेंगे। तो पूरक जोड़ों की जांच करेंगे तो जो पूरक जोड़े हैं केवल 3 ही होते हैं। ठीक है, किसके किसके साथ बनेंगे, अगर जो उसमें पूरक जोड़े में पहला स्टेटमेंट सभी और दूसरा कुछ नहीं मिला, तब पहला भी सही है और दूसरा भी सही हो सकता है। लेकिन यह जो पूरक जोड़ा है वो क्या करेगा, किस नियम का फॉलो करेगा, ये भी समझते हैं। ठीक, ये नियम सिर्फ इसको फॉलो करेगा। ये जो जोड़ा है इसमें क्या होना चाहिए, इसमें जो आपका कर्ता है, कर्ता और विधेय, दो चीजें हमने स्टार्टिंग में ही बताई थी कि कोई भी स्टेटमेंट होगा उसमें कर्ता भी होगा और विधेय भी होगा। समझ में आई बात? तो जो कर्ता और विधेय हैं दोनों का स्थान चेंज नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर जो कर्ता है यानी पहले स्टेटमेंट में जो निष्कर्ष का है उसमें पहली जगह पे कर्ता ए है, तो दूसरा जो स्टेटमेंट होगा उसमें भी कर्ता उसी स्थान पर होना चाहिए। बाकी के इन दोनों में यह नियम फॉलो नहीं करता है। यानी जो कर्ता है वो विधेय भी हो सकता है और जो विधेय है वो कर्ता भी हो सकता है पूरी तरीके से। समझ में आई बात? तो केवल यही इस नियम का फॉलो करते हैं और नहीं करते हैं। तो जैसे ये हमारा है कथन है, ये हमारा निष्कर्ष दिया हुआ है। कथन क्या दिया हुआ है, कुछ ए बी है। क्या दिया हुआ है, कुछ ए बी है। फिर आगे दिया हुआ है कुछ बी सी है। फिर जो है क्या होगा, अब हम कथन चेक करेंगे, देखेंगे जो कॉमन टर्म्स हैं उसमें से किसी की वैल्यू 100 है। यहाँ पे हम देख रहे हैं किसी की भी वैल्यू 100 नहीं है। जब किसी की भी वैल्यू 100 नहीं है तो यानी इस अकॉर्डिंग दोनों कथन गलत हैं। तो जब इनके आंसर दिए जाते हैं तो इनके आंसर दिए जाते हैं या तो एक या तो फिर दूसरा सही है। तो इसके लिए क्या चेक करना होगा, तो पहला स्टेटमेंट किसको फॉलो करता है, यानी सभी और कुछ नहीं। सभी और कुछ नहीं है किसमें है। और इसमें क्या होना चाहिए, जो कर्ता और विधेय हैं दोनों क्या होने चाहिए, एक ही जगह पे अपना स्थान बदल लेंगे तो वो सेंटेंस सही होंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। तो इसको हम कैसे समझते हैं, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इसमें 3 तरीके के होते हैं, जो क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जब हमारा क्या होता है, कथन किसी प्रकार से नहीं बनता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये 3 नियम फॉलो करते हैं। ये 3 चीजें ही सिर्फ किसको डिनोट करेंगी, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। अगर इनके अलावा कोई दूसरा पेयर बनता है तो वो गलत होगा। तो समझते हैं कि ये किस प्रकार से वर्क करते हैं। ठीक है, सबसे पहला कथन क्या है, सभी एसी हैं। तो यानी सभी एसी है मतलब यानी 100 और 50। ठीक, फिर अगला लिखा है कुछ बीसी है। तो कुछ बीसी का मतलब 50 और 50। तो यहाँ पे कॉमन टर्म्स, अब ये जरूरी नहीं है कि कॉमन टर्म्स ऐसे ही हो, कॉमन टर्म्स ऐसे भी मिल सकते हैं, कॉमन टर्म्स ऐसे भी मिल सकते हैं। ठीक, तो क्या समझते हैं कि यहाँ से सी और सी की वैल्यू कितनी है, 50 है, यानी कि स्टेटमेंट गलत है। तो अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना होगा, कुछ वाला, यानी या तो ए और या तो बी। तो हमने इनके 3 नियम बताए हैं। एक नियम क्या बताया कि सभी के साथ कुछ नहीं आएगा, और दूसरा क्या बताया था, कुछ के साथ कुछ नहीं आएगा, तीसरा कुछ के साथ कुछ कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनका आंसर हम कैसे करेंगे।
हमने पहले क्या बताया था, पहले हम इसको देखते हैं। इसमें हमने बताया था कि जब सभी के साथ कुछ नहीं होता है तब विकल्प में क्या सही होगा, या तो पहला सही या तो दूसरा सही। अब हमें कथन को देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये इनकरेक्ट कथन है, ठीक है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि कॉमन टर्म्स में वैल्यू जो है 50-50 आ रही है। अब हमें क्या देखना, सिर्फ इसी में हम आंसर दे लेंगे जो निष्कर्ष होंगे। समझ में आई बात? तो इसमें हम देखते हैं सभी के साथ ए और सी है, कुछ के साथ ए और सी है यानी ये सही होगा, यानी पहला और दूसरा। तो अब इसका जो आंसर सही होगा, क्या सही होगा, या तो पहला या तो दूसरा। समझ में आई बात? लेकिन यहां पर भी क्या है, सभी के साथ ए और सी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर है कुछ के साथ ए और सी और ए है, कुछ सी ए है। तो हमने क्या बताया था कि जब सभी के साथ कुछ नहीं आता है तो उस कंडीशन में क्या फॉलो होता है कि जो कर्ता है वो कर्ता ही होना चाहिए और जो विधेय है वो विधेय होना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ है, जो कर्ता है वो विधेय बन गया, जो विधेय है वो क्या हो गया है, कर्ता बन गया है। तो यानी यह गलत होगा, केवल इसी कंडीशन में ऐसा गलत होता है, बाकी इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये है जैसे लिखा हुआ है कुछ एसी हैं तो सही है, ठीक है। कोई एसी नहीं है तो ये भी सही, यानी ये दोनों में, यानी ये यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर होगा या तो ए सही है या तो बी सही है। समझ में आई बात? फिर तीसरा देखते हैं, इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। लिखा हुआ है कुछ ए सी है, फिर लिखा है कोई सी ए नहीं है। तो यानी यहां से हमें क्या समझ में आया कि यहां तो कर्ता जो है वो विधेय बन गया है और जो विधेय है वो क्या हो गया है, कर्ता हो गया है। लेकिन तब भी ये सही है, यानी ये इस नियम का फॉलो नहीं करता, केवल ये सभी और कुछ नहीं के साथ ही ऐसा होता है कि कर्ता के साथ कर्ता होना चाहिए और विधेय के साथ विधेय होगा, तभी ये ऑप्शन सही होगा, या तो ए या तो बी। और सेम इसी तरीके से इसमें कुछ के साथ एसी है, कुछ एसी नहीं है, तो यानी ये या तो ए सही है या तो बी सही है। फिर यहाँ पे कुछ एसी हैं और कुछ सी ए हैं, तो यहाँ पर भी यही होगा क्या, या तो ए सही है या तो बी सही है। इस तरीके से हमारा पूरा सियोलॉगिज्म खत्म हो गया है। इससे बाहर से क्वेश्चन आप कभी नहीं आएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आपको समझ में आया है, इसके लिए आप लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।